18वीं लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। राहुल बोले विपक्ष को भी जरूर सुने। पीएम मोदी ने ओम बिरला के पिछले कार्यकाल को बताया बहुत ऐतिहासिक। राहुल बोले सदन जनता की आवाज। स्पीकर बनते ही बिरला ने इमरजेंसी की निंदा की। सदन में नारेबाजी, विपक्ष का आरोप आप भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव सोनिया के बाद पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य। राउस रेवेन्यू कोर्ट पर सीबीआई का बड़ा दावा। आबकारी नीति से केजरीवाल ने किनारा किया। केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाला। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री। एमपी समेत 21 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 9 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जाएगी और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाएगी। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता है, सत्ता पर भी रहे। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा न हो। ये रिपोर्ट देखिए। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध न करना मोदी सरकार के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा। लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनिमत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग ही नहीं रखी और इसे मान लिया। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे। उनके साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने बिरला को बधाई दी, उसके बाद पीएम से भी हाथ मिलाया। ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव हारे नहीं। साल 2003 में कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 में कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी। साल 2013 में तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी भी हुए। तब से लेकर अब तक यानी कि 2019 और 2024 में भी उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा है। साल 2019 में बीजेपी ने उनको स्पीकर बनाया। संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने सदन को चलाया। 19 जून 2019 को वह सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। साल 2019 में वो 17वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वह कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा में वो कोटा और कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल तक हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। ये सदन का सौभाग्य है कि आप
दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हाउस देश की जनता की आवाज है। सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है। ये जरूरी है कि जनता के बीच विश्वास बना रहे। मुझे विश्वास है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने का मौका देंगे। सवाल ये है कि जनता की कितनी आवाज को यहाँ मौका मिलता है। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आपके पास 5 साल का अनुभव है, वहीं आपको पुराने और नए सदन का अनुभव है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज न दबाई जाए, न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता भी है, सत्ता पर भी है। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा ना। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर इस विषय में सूचित किया है। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं, इसमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं भी जाएंगी। इस पर हम आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। हाई कोर्ट में ईडी पहुंच के जमानत रुकवा देती है और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके ठीक पहले सीबीआई उन पर झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इससे बड़ा आपातकाल की स्थिति कोई नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है। आपका मकसद सिर्फ उनको जेल में रखना है।
और आपको बता दूं, 4 चार्जशीट फाइल किया सीबीआई ने, 4 चार्जशीट। उन 4 की चारों चार्जशीटों में अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं। वो आरोपी नहीं बनाए जाते। कब बनाए जाते हैं? कब इनको याद आता है गिरफ्तारी की? कब इनको याद आती है आरोपी बनाने की? जब अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करने का मौका आ जाता है। तो इसलिए पूरे देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और आज आपने देखा कोर्ट में, जो कोर्ट के आपके रिपोर्टर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से झूठा प्रचार सीबीआई के द्वारा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया सिसोदिया दोषी है। यह हेडलाइन बन गई टीवी चैनल्स पे। केजरीवाल जी ने जब इसका विरोध किया कोर्ट के अंदर, हमारे वकीलों ने विरोध किया, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने खुद से वो स्टेटमेंट पढ़ा सीबीआई से मांगकर। बोला पढ़ाओ कहां पे लिखा हुआ है। और जब उन्होंने पढ़ा तो बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं कहा कि सिसोदिया दोषी है। ये केस चला रहे आप। 50,000 से ज्यादा पन्ने की चार्जशीट, अलग अलग मामलों में 264 से ज्यादा, 464 से ज्यादा गवाह, अंतहीन जांच, 2 साल से चल रही जांच। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फाइनल चार्जशीट 3 जुलाई तक दाखिल कर देंगे। उसके पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी, जांच पे जांच, जांच पे जांच, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अंतहीन जांच। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर इतनी नफरत हम लोगों से है, आपातकाल तो तुमने देश में लगा ही रखा है। कहीं चौराहे पे खड़ा करके हम सबको गोली मार दो, एक बार में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे गंदा खेल मत खेलो। पूरा देश तुम्हारे घिनौने और गंदे खेल को देख रहा है। तो दिल्ली से आपको हम तस्वीर दिखाए थे जहां पर संजय सिंह की ओर से बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला गया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अहम बात कही गई, जिसके बाद अब उसका पलटवार करते हुए संजय सिंह नजर आए हैं। और अब हम बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष को लेकर। जी हां, इस बार राहुल गांधी ये बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो गए हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलेंगे कई अधिकार। जानिए क्यों बेहद अहम है ये पद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने से उन्हें कौन से अधिकार और सुविधाएं मिलने जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधी दखल होगी।
इन कमेटियों के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीक नजर रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही ये जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है। ये होती है नेता प्रतिपक्ष की सैलरी और मिलती है ऐसी सुविधाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3.30 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलता है। साथ ही कार में ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही जिम्मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी होता है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी रह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रहे। वहीं उनकी मां सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक इस पद पर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी हैं 54 सांसद। आखिरी बार 2009 से 2014 तक सुषमा स्वराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। हालांकि उनके बाद से ये पद अब राहुल गांधी को मिला है। 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के पीछे की वजह थी 2014 और 2019 के चुनावों में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10% यानी कि 54 सांसद आपके पास होने चाहिए। दोनों ही बार कांग्रेस के इतने सांसद नहीं थे। हालांकि इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि उन्होंने पार्टी की मांगों को मान लिया और उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार शिवपुरी पहुंचे। उनके स्वागत में जगह जगह पर टेंट भी लगाए गए थे और लोगों ने सिंधिया का स्वागत किया। तो वहीं कुछ लोगों ने क्रेन की मदद से 50 फीट लंबी माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। और उसके बाद जैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर पहुंचे और जब जनता का हाथ उठाकर आभार जता रहे थे कि तभी आंधी और बारिश से मुख्य कार्यक्रम के मंच का टेंट गिर गया। मंच पर सिंधिया भी मौजूद थे। टेंट गिरता देख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को बचाया और उसके बाद में मौजूद दूसरे नेताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पकड़कर पीछे किया और टेंट को संभाल लिया, जिसके बाद सिंधिया सुरक्षित बाहर निकलकर वाहन से निकल गए। इसके बाद क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करवा दी गई, जिससे कहीं कोई करंट न फैल जाए। यमुनानगर आश्रम की झोपड़ियों में आग लगाने, धार्मिक ग्रंथ सहित आश्रम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के खिलाफ ग्राम रामपुर गेंदा से संत महंत बड़ी संख्या में जिला सचिवालय पर इकट्ठा हुए और जिला उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा है। महंत तेजवीर सिंह उर्फ महाकाल दास का कहना है कि डॉक्टर रमनीत सिंह का खेत के पास उनके आश्रम का रास्ता है और उनके पास उस रास्ते वाली जमीन का इंतकाल भी है, लेकिन रमनीत सिंह ने उस रास्ते को अपने खेत में मिलाकर और दीवार बनाकर आश्रम के आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है और अपने हथियार बंद सुरक्षा गार्ड भी लगा दिए हैं।
बेमेतरा जिले के बिरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बोरसी पिरता के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में 25 मई को ब्लास्ट में 8 मजदूर लापता हुए थे, तो वहीं एक मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने लापता और मृतक के परिजनों को 35-35 लाख दिए थे, तो वहीं राज्य शासन ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जो अब लापता और मृतक के परिजनों को राज्य सरकार ने 5-5 लाख खाते में डाल दिया गया। वहीं प्रबंधन एवं राज्य शासन मिलकर 40 लाख रुपए दिया गया। मुआवजा डीएनए रिपोर्ट के लिए लगातार बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर श्री शर्मा ने बिरला एसडीएम को भेजकर रिपोर्ट के संबंधी जानकारी लेने के लिए निर्देशित किया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जानकारी दी जाएगी। फैक्ट्री प्रबंधन ने उनको 35 लाख रुपए जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के समक्ष उन्होंने वो सभी को दे दिए थे। 5 लाख रुपए राशि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी वो राशि भी अब उनके खातों में अंतरित कर दी गई है। तो कुल मिला के 40 लाख रुपए प्रत्येक प्रभावित परिवार को दे दिए गए। सर, डीएनए रिपोर्ट नहीं आया, इसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। मैंने जो हमारे एसडीएम है उनको निर्देशित किया है कि वो व्यक्तिगत रूप से कल जा रही हैं और वो डीएनए रिपोर्ट जो हॉस्पिटल से आनी है, डॉक्टर साहब से बात भी हुई है और वो जल्दी ही आएगी। वो आपके समक्ष आपको पता भी लग जाएगा। 9 परिवारों को दी गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु थी और 8 लोग लापता थे, उनको दी गई है और जो घायल थे उनको 50,000 रुपए की राशि दी गई। दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने एक युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा है और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया है और पिटाई का वीडियो भी सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां दबंगों ने जमकर लाठी डंडों से एक युवक को पीटा। पुलिस पिंक बूथ के ठीक सामने जमकर मारपीट की बात सामने आई है। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के भवानी बाजार का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, राजधानी में दबंगों के हौसले बुलंद है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर मारपीट हो गई। और अगली खबर जालौन से, जहां महिला थाना अध्यक्ष ने बदमाशों से मुठभेड़ कर दी है। सोजी व रेंडर थाना पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 3 तमंचे, 2 कारतूस व 1 बाइक बरामद कर ली है। राहगीरों से लूटपाट को अंजाम देते थे बदमाश। पुलिस की ओर से बदमाशों को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और गिरफ्तार तीनों बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के कमसेरा के पास मुठभेड़ हुई है। और अगली खबर आपको कन्नौज से बताते हैं, जहां पर खाकी में खत्म हुई मानवीय संवेदनाएं। सदर कोतवाली में जमीन पर बैठे रहे फरियादी और घंटों बैठे रहने के बाद भी फरियाद नहीं सुनी गई है। फरियादों के जमीन पर बैठे होने का वीडियो भी वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया है, जहां पर जमीन पर घंटों फरियादी बैठे रहे, लेकिन इसके बाद भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है कन्नौज से, जहां खाकी में खत्म हुई मानवीय संवेदनाएं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन पर बैठकर लोग घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन बावजूद इसके उनकी एक नहीं सुनी गई।
और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फरियादियों के जमीन पर बैठे होने का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कन्नौज से खबर, खाकी में खत्म हुई मानवीय संवेदनाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर फरियादियों के जमीन पर बैठे होने का वीडियो सामने आया है। कन्नौज से खबर, खाकी में खत्म हुई मानवीय संवेदनाएं। और घंटों बैठे रहने के बाद भी नहीं सुनी फरियाद। तो घंटों बैठे रहने के बाद भी फरियाद नहीं सुनी गई है। फरियादियों के जमीन पर बैठे होने का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्नौज से खबर, खाकी में खत्म हुई मानवीय संवेदनाएं। कन्नौज से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घंटों बैठे रहने के बाद भी फरियाद नहीं सुनी गई। और अगली खबर हमीरपुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर विवाहिता को जिंदा जलाकर हत्या का आरोप का कुरारा एसएचओ ने परिजनों की तहरीर पर नहीं लिखा केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ससुरालियों पर जिंदा जलाकर हत्या का गंभीर आरोप। एसआई राजेंद्र सिंह पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप। थाना कुरारा इलाके के झलोखर गांव का ये पूरा मामला है। तो कुरारा इलाके के झलोखर गांव का है ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ससुरालियों पर जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एसआई राजेंद्र सिंह पर आपको बता दें कि आरोप लगाया गया। कुरारा एसएचओ ने परिजनों की तहरीर पर नहीं लिखा केस। तो कुरारा एसएचओ ने परिजनों की तहरीर पर केस नहीं लिखा। ससुरालियों पर जिंदा जलाकर हत्या करने का मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसआई राजेंद्र सिंह पर समझौते का दबाव। थाना कुरारा इलाके के झलोखर गांव का ये पूरा मामला है। कुरारा एसएचओ ने परिजनों की तहरीर पर नहीं लिखा केस। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं। महोबा से खबर सामने आ रही है। सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप महोबा पहुंचे हुए हैं और ओवैसी के फिलिस्तीन को लेकर पलटवार किया। तो संसद में फिलिस्तीन नारे पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया है। उपचुनाव में तैयार है बीजेपी की फौज। मंत्री जी का ये बयान है, निकलकर सामने आया। मंत्री ने परखी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत। तो ब्लड कंपोनेंट और का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। और इस कार्यक्रम के मौके पर उद्घाटन के दौरान ये बयान निकलकर सामने आया है। और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत को भी जांचा, परखा। ओवैसी के फिलिस्तीन नारे पर पलटवार किया गया है और इस नारे को लेकर कार्रवाई की मांग की है।
अपर्चर देखो अपर्चर। फलस्तीन नारे पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए और इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से मंत्री जी का ये बयान निकलकर सामने आया, दरअसल उद्घाटन के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे ब्लड कंपोनेंट सिर्फ यूनिट के उद्घाटन में, और इसी दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का यह बयान निकलकर सामने आया। बढ़ते आगे पीलीभीत से अहम खबर, बस में दबंगों की सेना के जवान से मारपीट की गई है और बस में सीट को लेकर दबंगों ने जवान से मारपीट की। दबंगों ने सेना के जवान से जमकर मारपीट की। सीट में बैठने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। जवान के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है। कोतवाली गेट के सामने पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट हुई। तो पुलिस की मौजूदगी के बीच ये पूरा हंगामा हुआ और हाईवे पर सेना जवान से मारपीट की गई। घंटों चलता रहा ये हंगामा पुलिस की मौजूदगी के बीच। थाना घुंघचाई के सामने पूरनपुरा बंडा हाईवे का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर सीट में बैठने को लेकर ये पूरा विवाद। तो सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यानी केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी प्रयास, कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। 50 वर्ष बीतने के उपरांत कांग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। आज भारत की संसद ने वही कार्य किया है, क्योंकि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहा था, संविधान के नाम पर, आरक्षण समाप्त करने के नाम पर, इसके लिए उनके काले कारनामों से देश की जनता को अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। और आज भारत की संसद ने वही ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है, और इसीलिए भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करना, भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र पर, भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना इनकी फितरत बन चुकी है। कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस ने
संविधान लागू होने से लेकर के 2014 तक 75 बार भारत के संविधान में संशोधन किए। कौन नहीं जानता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 90 बार कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया था। कौन नहीं जानता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कांग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया और कांग्रेस के इन काले कारनामों की एक लंबी फेहरिस्त में आपातकाल भी आता है। आपातकाल की उस काली घटा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए आज देश की संसद ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के यह निंदा प्रस्ताव पारित किया है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है, वर्तमान पीढ़ी को बताने का प्रयास है। मैं नवगठित संसद और नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का इस साहसिक कदम के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वर्तमान पीढ़ी को हमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतिहास के अलग अलग कालखंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है, इससे अवगत कराने का कार्य अगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीढ़ी न केवल उनके प्रति कृतज्ञ होगी बल्कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगी। ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही लोकसभा यानी कि अध्यक्ष दूसरी बार ओम बिरला चुने गए, इसकी बधाई भी देते हुए नजर आए। बढ़ते आगे और रुख करते हैं सीतापुर का। सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। डीसीएम के आगे लेटकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। राहगीरों ने युवक को पकड़कर सड़क के किनारे बिठाया। तो फिलहाल नशे में धुत युवक का ये हंगामा, हाई वोल्टेज ड्रामा। ये नशेड़ी युवक सड़क किनारे लेटा रहा। राहगीरों ने युवक को पकड़कर सड़क के किनारे लेटाया। सीतापुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। नशे में धुत इस कदर कि खुद का भी होश नहीं। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। राहगीरों ने हालांकि इस शख्स की जान बचाई। करीब 20 मिनट तक सड़क पर ही ये नशेबाज युवक लेटा रहा। श्रावस्ती से अहम खबर सामने आ रही है। वैट में ए संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएससी भिनगा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया और सीएमओ ने खुद बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी। तो जिले में 2 लाख करीब 22,300 बच्चों को ये खुराक पिलाई गई। सीएससी भिनगा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया क्योंकि विटामिन ए बेहद ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। वैक्सीनेशन के दौरान भी विटामिन ए दिया जाता है और ऐसे में इस कार्यक्रम के दौरान ये खुराक बच्चों को दी गई। सीएमओ के द्वारा 2,22,300 बच्चों को ये खुराक पिलाई गई। महत्वपूर्ण विटामिन ए है, उसका संपूर्ण दिवस के रूप में हम लोग पूरा 1 महीने का शुभारंभ किया जा रहा है।
जिसमें 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की पूरक खुराक, एक्स्ट्रा खुराक जो है, जो नियमित मिलती है, उससे हटके या जिनका छूटा हुआ है उनको ये खुराक हम लोग देंगे। और विटामिन ए शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो हमारी रेटिना है या जो रतौंधी होती है या अन्य आँख से संबंधित रोग है या चमड़ी से संबंधित रोग है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आँख का विकार न हो, रतौंधी न हो, इसके लिए, और ये किसी अन्य पदार्थों में या नॉनवेज में नहीं मिलता है। क्षेत्र में किसी बात को लेकर हुई मामूली कहा-सुनी अचानक इतनी बढ़ गई कि दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते भगदड़ का माहौल बन गया। पथराव में मौके पर खड़ी की गई गाड़ियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, झगड़े को शांत कराया गया और इसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपियों को चिन्हित करने में जुट गई है। तो मेरे को वीडियो ये व्हाट्सएप कर देना है ना, जाली वीडियो। शीशा भी आने हाँ, बना रहा हूँ 5 मिनट 1 मिनट हैं। मोटरसाइकिल तोड़ गए वो, बस तब पहुँच गया कारपेट भी पहुँच गया ना। 1 मिनट रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कन्नौज से है। कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने देर रात ठठिया थानाध्यक्ष को हटा दिया है और 3.5 महीने पहले ही उन्हें ठठिया का चार्ज मिला था और एसपी के पीआरओ एसआई अरुण कुमार अब नए ठठिया थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। देर रात एसपी ने 3 उप निरीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया है, जिनमें से ठठिया एसओ भी शामिल हैं। हाजीगंज चौकी इंचार्ज गौरव कुमार को एसपी ने अपना नया पीआरओ बनाया है। किशनपाल सिंह को अब क्राइम ब्रांच भेजा गया है। माना जा रहा है कि विवेचनाओं में लापरवाही और जनता से सही बर्ताव न करने के कारण उनके 3 माह 10 दिन में ही हटने की बड़ी वजह बना है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। 16 मार्च को एसपी ने उन्हें ठठिया का चार्ज दिया था और उसके बाद कई मामलों में सुनवाई न करने की उनकी शिकायत एसपी ऑफिस पहुंचे फरियादियों ने भी की और इसके चलते देर रात एसपी ने ठठिया थाने से हटा दिया। ये कार्रवाई की सूत्रों की माने तो जल्द ही एसपी कई और दारोगाओं की तैनाती में भी फेरबदल कर सकते हैं। बढ़ते आगे खबर गाजीपुर से है, जहां 23 मई को हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला सादपुर थाना क्षेत्र के भीतरी बाजार का बताया जा रहा है, जहां विनोद यादव नामक युवक की 23 मई को लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी और बताया जा रहा था कि आरोपी ने अपनी तय शादियां तोड़वाने के शक में मृतक की हत्या की थी। 23/5 को थाना सैदपुर क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। तत्समय परिजनों द्वारा जमीनी विवाद दिखाते हुए 5 लोगों को नामजद किया गया था, जो उन्हीं के पट्टीदार थे। जैसे ही मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उन सभी लोगों को जब तलाश की गई जिनके खिलाफ लिखाया गया था, वो सभी अपने अपने घर पर सोते हुए मिले। तो प्रथम दृष्टया ये संदेह हुआ कि शायद घटना जिस तरह से एफआईआर लिखाई गई है उससे ना होकर उससे कुछ भिन्न तथ्य हैं। इसमें लगातार इंस्पेक्टर सैदपुर, वहाँ के हमारे क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी इस पूरी घटना को एक चुनौती के रूप में लिया तथा इसमें बड़ी गहनता से कड़ी मिलाई गई। तो जो नामित थे उसका, उन लोगों का इस घटना से कहीं दूर दूर से भी मतलब नहीं था। इसमें जो लोग प्रकाश में आए हैं वो
बिल्कुल अलग हैं तथा इस पूरे विवाद में एक प्रेम प्रसंग है जिसके कारण इस हत्या को कारित किया गया है। बढ़ते आगे, बागपत में देर शाम फायरिंग से उस समय दहल गया बागपत जब बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और गोली मार दी। एक युवक को फायरिंग के दौरान घर के बाहर खड़ा बच्चा भी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और साथ ही पूरा मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अभिषेक यादव पुत्र संजीव यादव पर बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और घर के बाहर खड़ा बच्चा भी जख्मी हुआ। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है और घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। थाना खेकड़ा पर अभिषेक यादव सन ऑफ संजीव यादव ने सूचना दी है कि इनके भाई पर पैसों के लेन देन को लेकर कुछ युवकों ने जो है फायरिंग की है, जिसपे इनका भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उपचार हेतु जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। इस घटना में एक अन्य बालक भी घायल हुआ है, जिसको हाई सेंटर रेफर किया गया है। उक्त प्रकरण में परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर थाना खेकड़ा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। रुक करते हैं सोनभद्र का। एम्बुलेंस कर्मी को मरीज ने पैसा नहीं दिया तो हॉस्पिटल के सड़क पर ही उतार दिया। विंडमगंज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी आनंद कुमार कुशवाहा पुत्र सरजू कुशवाहा को मंगलवार दोपहर करीब तबीयत खराब हो गई और लूज मोशन की वजह से शरीर के अंदर कमजोरी सी महसूस हुई। इस हालत में अपने बेटी के साथ डायल 108 से धुंधिया 80 ले जाया गया। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के अंदर जाने के पहले एम्बुलेंस कर्मी राकेश द्वारा 600 रुपए की मांग की गई और मरीज द्वारा रुपए न देने पर हॉस्पिटल के कॉलोनी परिसर के सड़क पर ही उतार दिया। इसके बाद मरीज आनंद कुमार कुशवाहा ने सड़क पर लेटे हुए स्थिति में ही हंगामा करना शुरू कर दिया और डॉक्टर शाह आलम अंसारी ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मी की लापरवाही के चलते ये हुआ है। हॉस्पिटल में एडमिट न कराकर सड़क में उतारना गलत है। खबर सीतापुर से है, जहां हत्या और आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद सीतापुर और रेवसा क्षेत्र के ऊंच गांव का है। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या कर लटकाए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया परिजनों ने। ग्रामीणों के साथ मौके पर शव रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की जा रही है। मिलकर मरवा दी है। कहाँ का मामला है ये ऊंच गांव द्वारे। क्या मामला है, किसने मरवा दिया? ये आरती ने मरवा दिया हरे और महेंद्र प्रधान ने। क्यों मरवा दिया, क्या है? इसकी पहले से रंजिश चल रही थी। हाँ चलते मरवा दिया। हाँ मरवा दिया चल। आपने जब वहाँ पड़ोसी थाने में शिकायत की, क्या हुआ? शिकायत की तो भगा दे नहीं कार्रवाई करे। कब का मामला है ये? कल शाम का है बाबू जी। शाम का है? हाँ शाम को है। तो डेड बॉडी आपको मिली नहीं मिली, हमको कुछ नहीं मिली। आपको सूचना दी गई? सूचना कोई नहीं दी। आप यहाँ एसपी ऑफिस आई हैं, क्या हुआ? क्या यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कोई आश्वासन नहीं दिलाया? नहीं, कुछ नहीं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।